नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आनंद सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट का एक हॉट टॉपिक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया डेट फंड क्राइसिस। हम इसमें देखेंगे कि इस क्राइसिस के क्या एग्जैक्टली कारण हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे मार्केट पे, इकोनॉमिकल मार्केट पे एंड द रिटेल इन्वेस्टर पे। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि ये डेट फंड क्या होता है, कैसे वो डिफ़र होता है इक्विटी फंड से, या आप शेयर मार्केट से कैसे वो डिफ़र होता है। लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम 3-4 दिन से देख रहे होंगे एक हॉट टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंस जो बेसिकली 30,000 करोड़ का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया डेट फंड का क्राइसिस, जो जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स का या इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी, बेसिकली ये एक बिग ब्रांड इन द मार्केट, एक बड़ा नाम है, अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप उनके परफॉर्मेंस देखेंगे 10-15 साल के, उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। फिर सडनली ऐसा क्या हो गया कि ये आज एक क्राइसिस पे, डेट फंड के बेसिकली क्राइसिस पे है। अब जहाँ पर उन्होंने अपने 6 फंड को उन्होंने वाइंड अप करने की कोशिश कर दी है, या हम ब्लॉक बोल सकते हैं, या लॉकडाउन कर दिया है। मतलब ये है कि कोई भी नया उसे कोई इन्वेस्टर खरीद नहीं सकता, ना ही कोई अपना बेच सकते हैं। अब वो फंड है लो ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक अक्यूर फंड, उसके बाद क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, देन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड लास्ट इनकम अपॉर्चुनिटी फंड्स, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के ये 6 फंड जो इसे लॉकडाउन या ब्लॉक कर दिया गया। मतलब है कि आप इसे ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट ये 6 कंपनी का लगभग 40,000 करोड़ था इन द एंड ऑफ द मार्च 2020 पे। एंड अभी फिलहाल 30,000 का फंड एट रिस्क है। मतलब है कि एक रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है। लास्ट 15 दिन में देखेंगे कि 10,000 करोड़ ऑन एन एवरेज जिसे निकाला गया है, जिसके कारण जो स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स हो या इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हो, बेसिकली जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो उन्होंने निकाल लिया, जिसके कारण एक असेट मैनेजमेंट कंपनी पे एक प्रेशर क्रिएट किया, जिसके कारण उनका लिक्विडिटी क्रंच हो गया। मतलब ये है कि सडनली एकाएक आप सडनली मार्केट में आपने पैसा रिडेम्पशन शुरू कर दिया, हर कोई आके, जो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने कभी ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सडनली सब लोग आके एक ही साथ उसे अपना इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। अब इसके कारण ये हो गया, हालांकि हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उतना फंड होता है, दे मैनेज देयर लिक्विडिटी। ऑफ कोर्स जब कोई रिजम्पशन करता है या बेचता है तो थोड़ा बहुत तो मैनेज कर देते हैं लिक्विड फंड में, या जो शॉर्ट टर्म उनका जो रहता है बॉन्ड्स, उसे बेच के पैसा लेके रिडीम कर दिया जाता है। बट यहाँ ऐसा हो गया कि जहाँ 30,000 करोड़ का लगभग उन्होंने बंद कर दिया है ये सब प्लान्स, जहाँ कोई नया बेच नहीं सकता, ना ही नया कोई खरीद सकता है। अब इसके क्या कारण है कि ये पैनिक होने के कारण क्या है। अब देखिए, मेजॉरिटी जो है, जो ये बॉन्ड्स बेसिकली होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ इनके जो बॉन्ड्स है डेट फंड के, वो इन्वेस्टमेंट हुआ हाई रिस्क लो क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स पे या कॉर्पोरेट बॉन्ड पे, जहाँ 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट वहीं पे गया है। जो मेजॉरिटी NBFC हो गया, या फिर आपका रियलिटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेक्टर्स हो गए, देन आपके पावर सेगमेंट हो गया है, जहाँ आज के तारीख में 1-2 गवर्नमेंट पावर कंपनी को छोड़ के मेजॉरिटी जो भी प्राइवेट कंपनी की, उनकी भी हालत आज के दिन में ख़राब है। तो ऐसे जो डेट फंड को रिस्क लिया गया है कहीं ना कहीं, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर को आज भुगतना पड़ रहा है। अब इसके मेन कारण हम जरूर बोलेंगे, एक तो पहला ऑब्वियसली लिक्विडिटी क्रंच, क्योंकि सब लोग एक आप बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो बेचेंगे जो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये कि मार्केट रिजेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं उनके पुअर स्टैंडर्ड के कारण। मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी आज के बराबर में, आज के मार्केट में ना के बराबर है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है बॉन्ड्स को। अब उनके पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास, अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के पास ये ऑप्शन बचता है कि अगर इन्वेस्टर्स को देना तो कहीं ना कहीं उसे बेचना पड़ेगा। जो इस कॉर्पोरेट से इशू किया, उन कॉर्पोरेट को उनको वापस कहीं ना कहीं लेके उनको रिटेल इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अब ये रिटेल इन्वेस्टर का 30,000 करोड़ क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल यस, अभी बोल नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि उनको मिलेगा। ऑफकोर्स असेट मैनेजमेंट कंपनी का अब चाहिए किसी भी तरह से, जहाँ से वो जिस कॉर्पोरेट का उन्होंने बॉन्ड लिया है, उनसे
किसी भी तरह से पैसे निकालें और रिटेल इन्वेस्टर को दें। बट क्वेश्चन एक उठता है कि व्हाट इफ़ अगर कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट हो गया या बैंकरप्ट हो गया, तो ऑब्वियसली अगर इन दैट केस जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दैट्स द रीज़न कि आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस डेट फंड में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के ऊपर आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बॉन्ड खरीदे थे ऐसे कंपनी के खरीदे थे जिनकी डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा थी एंड क्रेडिट रिस्क ज़्यादा थी। मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो ऐसे प्रोफाइलिंग में डाल दिए जहाँ रिस्क उनको फंड का लेना था और शायद उन्होंने ले लिया, और जिसके कारण से रिटेल इन्वेस्टर भुगत रहे, एक लिक्विडिटी क्रंच। दूसरा है ऑफकोर्स द फंड मैनेजर, जो पर्सनली आई फील उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेट फंड स्पेशली, क्योंकि हम डेट फंड की बात करें जहाँ हम बोलते हैं मोस्ट सिक्योर फंड इन कंपेयर टू आप कोई भी इक्विटी फंड हो या बैलेंस फंड हो या किसी भी स्टॉक मार्केट का, हम बोलते हैं मोस्ट सिक्योर फंड। हालांकि ये रिस्क फ्री नहीं हम बोल रहे हैं, बट सिक्योर, मोर सिक्योर देन कंपेयर टू अदर रिस्क फंड जो होता है इक्विटी फंड में होता है। अब बेसिकली बॉन्ड होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, जहाँ अच्छे रेटिंग वाले भी होते हैं। अब लेकिन फाइनेंस जो बेसिकली हम फंड मैनेजर हो, हम जहाँ बात करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि वो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सेव करे। क्योंकि ऑब्वियसली डेट फंड कौन खरीदते हैं, आइदर वो एल्डरली पीपल जो अबाउट टू बी रिटायर होते हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, ताकि उनको एक एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न मिले, इसीलिए वो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज अब लेकिन आप फंड मैनेजर ने ये प्रूव कर दिया कि आज के तारीख में अनफॉर्चुनेटली कि डेट फंड इज़ मोर रिस्कियर देन एनी इक्विटी फंड। क्योंकि आपने आज ऐसे हालत क्रिएट कर दिए हैं, ये ऑब्वियसली सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी गलती किसी भी फंड मैनेजर की है कि आपने ऐसे रिस्क कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा जहां आपने 1-2% के ज़्यादा के चक्कर में आपने रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसा दिया। और ये नहीं कि आज सडनली हो गया, नो, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको मालूम है, आप करते जा रहे हो और आपको ये रिस्क मालूम था, फिर भी आपने इग्नोर किया और आपने रिस्क में आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिसके कारण आज ये दिन रिटेल इन्वेस्टर को अनफॉर्चुनेटली बेयर करना पड़ रहा है। अब पैसा मिलेगा फ्यूचर में नहीं आएगा वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं अभी जो दिख रहे हैं ओवरव्यू में, एंड हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अब देखिए अगर हम देखेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल से, हम चाहे वो येस बैंक का रिसेंटली क्राइसिस हो जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर क्राइसिस, वहाँ पे भी ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का जो एफडी में रखे हैं या बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पैसे खतरे में थे, जहाँ गवर्नमेंट को मजबूरी में सपोर्ट आके करना पड़ा, हालांकि वो प्राइवेट कंपनी बैंक है, प्राइवेट बैंक थी। फिर हमने इसका देखा DHFL का एक क्राइसिस देखा, IL&FS का देखा जो लगभग आई थिंक अराउंड 1 लाख करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली डिफ़ॉल्ट पे था, वो हमने देखा है। फिर हमने 1-1.5 साल पहले हमने देखा था मुंबई के महाराष्ट्र के कोई कोऑपरेटिव बैंक का एक डिफ़ॉल्ट हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क इंडिकेटर मिलते जा रहा था ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल से कंटिन्यूसली, एक ना एक करके। मतलब ये क्या है, तो कहाँ पैसा जा रहा है? ऑब्वियसली पैसा अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो इस फाइनेंशियल मार्केट रिस्क का एक इंडिकेटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा था। बट फिर भी अगर फंड मैनेजर अगर नहीं चौके और वो फंड को नहीं इंडिकेशन देते रहे, तो दैट इज़ द बिगेस्ट आप सबसे बड़े फॉल्ट फंड मैनेजर की है। आपने वो रिस्क लिया, वो जानबूझ के लिया, वो आपको मालूम है कि रिस्क है, नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आपने लो क्वालिटी बॉन्ड को आपने लिया है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही कम थी, जिसका डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा था, फिर भी आपने वो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे के साथ आपने खिलवाड़ किया है। तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। एंड एक कोरोना वायरस कोविड-19 ऑफकोर्स, जिसके कारण सारी दुनिया में एक पेंडेमिक डिसीज़ जो उभर के आया, जिसके कारण सारी दुनिया लॉकडाउन है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस पे पड़ा है, कॉर्पोरेट हाउसेस पे पड़ा है, कंट्री के इकोनॉमी पे पड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा लॉकडाउन है, इज़ नॉट इवन रिसेशन, जहाँ कम्प्लीटली शटडाउन है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बिजनेसेस आर शटडाउन, हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे लॉकडाउन के कारण, तो क्वाइट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं कंपनी का परफॉर्मेंस पे दिखेगा, क्योंकि उनका एक्सपेंसेस बढ़ेगा, कुछ इनकम नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको लॉस दिखेगा उनके बैलेंस शीट में। और हो सकते हैं बहुत सारे कंपनी का फ्यूचर में कुछ दिनों में शायद आए, और इससे अंदाज़ा है, बट हावर मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 3 कारण बेसिकली, एक लिक्विडिटी क्रंच है और एक फंड मैनेजर का हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गवा दी,
या हम क्वेश्चन मार्क करते हैं उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में। कहीं ना कहीं अपने रिटेल इन्वेस्टर, वो भी डेट फंड का, नॉट इवन इक्विटी फंड की हम बात कर रहे हैं, या ना हम कोई बैलेंस फंड की बात करें, हम डेट फंड की बात करें, जहाँ आप एक डेट फंड को ही आपने डुबा दिया, कहीं ना कहीं आपने रिटेल इन्वेस्टर का आपने ट्रस्ट को तोड़ा है। अब हमारे इंडिया में आप देखेंगे इम्पैक्ट होता है रिटेल इन्वेस्टर पर, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली उनका पैसा डूब रहा है, कहीं ना कहीं वो कहीं स्टकअप है, दे कैन नॉट विड्रॉ इट अनलेस अनटिल अब उनको मिले, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये फ्यूचर में होगा। कहीं ना कहीं आपने इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट को आपने तोड़ा है। अब इसके कारण ये हो सकता है कि बाकी भी फंड हाउसेस पे या बाकी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे प्रेशर है, वहाँ पे भी रिडम्पशन हो तो उनका शायद भी यही हाल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। हमारे इंडिया में लगभग अराउंड 6 to 8% ऑफ लोग ही इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न है कि मे बी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता है। मे बी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑन द रूरल साइड, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क ना लेके वो फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा पसंद करते हैं एंड रखना। आप एज अ फंड मैनेजर कहीं ना कहीं आज ये प्रूव कर दिए हैं कि शायद वो राइट है। आप 1-2% चक्कर में ज़्यादा जो फंड क्यों डेट फंड में डालते हैं, 1-2% हम बेसिकली हमें ज़्यादा मिले इन कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट, बट अगर वहीं अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पीपल ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट मार्केट से उठेगा और कहीं ना कहीं एक ये मार्केट को झटका दे सकता है, क्योंकि डेट फंड की बात करें हम। लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे दोस्तों कि हम एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पहला है ओब्वियसली आप अपने प्रिंसिपल को कभी ना गवाएं, मतलब ये कि आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड हो, भले ही थोड़ा बहुत रिटर्न मिले लेकिन आपका प्रिंसिपल हमेशा प्रोटेक्ट होने चाहिए, ऐसे कहीं पे भी फंड लगाएं। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने आप को स्किल को इन्हेंस करते रहें, थोड़ा बुक पढ़िए या फिर फाइनेंशियल मार्केट का न्यूज़पेपर है आप वो पढ़िए, डेली हाफ एन आवर 1 आवर टाइम भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर, अगर पढ़ना शुरू करेंगे, आपके फाइनेंशियल नॉलेज आई एम श्योर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी इन्हेंस होगी, आपकी थिंकिंग पावर टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगी, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये ज़रूर जानें कि आप पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं पे भी जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो या फिर आप डेट फंड में हो, आप ये ज़रूर देखें म्यूचुअल फंड का वो पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रहे हैं लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप वो देखें कि पैसा इन्वेस्टमेंट अच्छे क्वालिटी कंपनी में जा रहे हैं या क्या उनका पोर्टफोलियो में कितने 20 कंपनी है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। डेट फंड भी वो देखिए कौन कौन से कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, उन कंपनी का देखिए, थोड़ा गूगल पे प्रोफाइलिंग चेक करिए कि अच्छा है कि नहीं उनका रेपुटेशन मार्केट में, अगर नहीं है तो नहीं इन्वेस्ट करिए। इज़ बेटर टू सेव योर मनी देन 1-2% के लालच में आपका पैसा इस तरह लटक सकता है, जो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम फंड मैनेजर्स हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो या कंसल्टेंट हो ये बात आपको नहीं बताते हैं। वो तो एक ही दिन में जाते हैं हमने रिटर्न दिया रिटर्न दिया रिटर्न दिया, लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क में डाला गया है जिसके कारण आपको ये रिटर्न मिल रहा है, वो भी डेट फंड्स। दोस्तों ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लेनी चाहिए आपको हमेशा, देखिए कि आपका पैसा आप इन्वेस्ट करें तो कृपया करके प्रिकॉशंस लीजिए, अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करिए ताकि आपको रिटर्न भी मिले और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी प्रोटेक्टेड रहे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।